स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स अगर हमें दिया गया है तो उसका जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने बताया था कि अगर हमको इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर ज़ीरो, तो हमने बात की थी कि इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो वाई बराबर सी एफ द्वारा दिया जाएगा, जहाँ सी एफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, तो उसका जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक थ्योरम लिख रखी है। थ्योरम कहती है कि इफ़ फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स, यानी कि अगर एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, ठीक है, जहाँ पे ये जो कैपिटल एक्स है वो एक्स का कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन हमें दिया गया है तो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y बराबर सी एफ प्लस पी आई के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे सी एफ का मतलब हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है जिसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। किसी किसी बुक में इसको पी एस लिखा जाता है, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल हमको ये थ्योरम ये बोल रही है कि अगर इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें y बराबर सी एफ प्लस पी आई यूज़ करना होगा। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक काइंड ऑफ फार्मूला हम लोग मान सकते हैं। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स कैपिटल एक्स, जहाँ कैपिटल एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कैपिटल एक्स दिख रहा है एक बार इसको ज़ीरो कर लेंगे। ज़ीरो करने का मतलब है इस इक्वेशन वन का सोल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको होमोजीनियस बनाएंगे, यानी इसका जो राइट हैंड साइड है इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर लेंगे। तो हमें पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो y बराबर सी एफ टाइप होगा, y बराबर सी एफ टाइप होगा। ठीक है, सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि इसका जो सी एफ होगा, सी एफ वाले पार्ट को हम कुछ देर के लिए यू मान ले रहे हैं, यानी कि y बराबर यू जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब y बराबर यू इसका एक सोल्यूशन है तो इसका मतलब y की जगह u रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, यानी फंक्शन ऑफ डी ऑफ u इक्वल्स ज़ीरो। इसको मान लीजिए इक्वेशन टू। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो v है, v x का कोई फंक्शन है जो कि इस इक्वेशन वन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है। हम लिख देते हैं इसको, लेट v बी अ पर्टिकुलर सोल्यूशन टू इक्वेशन वन। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल रहे हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रखना है। तो मान लेते हैं v इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो इसका मतलब ये है कि जब y बराबर v रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन वन के हिसाब से फंक्शन ऑफ d ऑफ v बराबर हमको x मिलना चाहिए। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए मान लिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब अगर हम इसकी बात करें, फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड अपॉन बाई यू प्लस वी, तो ये चीज़ हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी ऑफ यू प्लस फंक्शन ऑफ डी ऑफ वी। अब अगर इक्वेशन टू के वर्चू से देखें, इसकी हेल्प से देखें, तो फंक्शन ऑफ डी ऑफ यू का मान ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और प्लस इक्वेशन थ्री के वर्चू से देखें तो फंक्शन ऑफ डी ऑफ वी का मान कितना है, एक्स है। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, एक्स आ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटेड अपॉन बाई यू प्लस वी ये किसके बराबर हो गया, एक्स। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि y बराबर u प्लस वी रखने पर भी इक्वेशन फर्स्ट का हमको एक सोल्यूशन मिल रहा है। अगर हम ध्यान दें तो इक्वेशन फर्स्ट में ही y के जगह पे अगर u प्लस वी रख दें तो इक्वेशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आती है कि इक्वेशन वन का जो जनरल सोल्यूशन है y वो किसके बराबर हो गया, u प्लस वी। ठीक है, अब u हम पहले से ही देख चुके हैं कि u किसके बराबर है, ये सी एफ है। ठीक है, u क्या है, सी एफ है, और v को हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला है। तो इस प्रकार y का जो सोल्यूशन आया हमारे पास वो मिला y बराबर
u यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF और प्लस v यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमको नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, यानी कि फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स, ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y बराबर CF प्लस PI के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमको एफ डी वाई बराबर एक्स टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें एफ डी वाई बराबर ज़ीरो वाले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। यानी अगर हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले उसका होमोजीनियस सोल्यूशन निकालना होगा। होमोजीनियस सोल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको हमने पीछे वाली वीडियो में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड को जीरो करने पर, यानी उसको होमोजीनियस वे में लेकर सॉल्व करने पर जो सोल्यूशन आता है, एक पार्ट वो होता है। और प्लस एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि PI। तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स यानी कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है y बराबर CF प्लस PI फार्मूला द्वारा दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF, जिसमें सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, उतने ही होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं अपीयर होगा। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको पढ़ना है द सिंबॉलिक फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, और जिस प्रकार फंक्शन ऑफ डी हमारा एक ऑपरेटर होता है, उसी प्रकार 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी भी एक ऑपरेटर होता है, जिसको फंक्शन ऑफ डी का हम काइंड ऑफ इन्वर्स ऑपरेटर समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी एक ऑपरेटर हुआ जिसको जब यक्स के किसी फंक्शन पे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, तो वो एक्स का एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिस पे अगर हम फिर से फंक्शन ऑफ डी से ऑपरेट कर दें तो हमको वापस से कैपिटल एक्स मिल जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 1 अपॉन एफ डी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, ये एक्स का ऐसा फंक्शन है जिस पे अगर हम एफ डी को ऑपरेट कर दें, इस पे अगर हम एफ डी को ऑपरेट कर दें तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अच्छे से सॉलिडिफाई करने के लिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है d² + 5d + 6, जो कि एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि फंक्शन ऑफ डी। इसको ऑपरेट किया गया है x³ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा d² ऑफ x³ + 5d ऑफ x³ + 6 × x³, जो कि किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ d² ऑफ x³ का मतलब है x³ का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार करेंगे 3x², एक बार करेंगे 6x, तो ये हो गया 6x, और प्लस ये कितना हो गया 15x² और प्लस 6x³। तो हम देख सकते हैं कि जब इस x³ पे ये वाला फंक्शन ऑपरेट किया जाता है तो हमको ये फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि, जैसे हम लोग कैलकुलस में बोलते हैं कि अगर ऐसे बोलते हैं कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो इसी चीज़ को लिखा जाता है कि इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने लिख रखा है ये भी कुछ वैसा ही है। ये क्या है कि अगर फंक्शन ऑफ डी किसी एक्स पे ऑपरेट किया जा रहा है और मान लीजिए कि y मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 1 अपॉन एफ डी को, यानी कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी को अगर हम y पे ऑपरेट करेंगे तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो ये भी वैसा ही है कि फंक्शन ऑफ डी को हमने x³ पे ऑपरेट किया और ये मिला, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 अपॉन d² + 5d और प्लस 6 को अगर हम ऑपरेट कर दें किस पे, 6x + 15x² और प्लस 6x³ पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस से x³ मिल जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स, ये ऐसा फंक्शन होता है x का जिसके ऊपर अगर हम एफ डी फिर से ऑपरेट कर दें तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग 1 फंक्शन ऑफ डी, जो कि एक सिंबॉलिक फंक्शन है, सिंबॉलिक ऑपरेटर है, जब तक 1/fd लिखा है वो सिंबॉलिक ऑपरेटर कहा जाएगा। जब वो किसी फंक्शन x पे ऑपरेटेड हो जाएगा तब उसको हम सिंबॉलिक फंक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार हम इस सिंबॉलिक फंक्शन को समझ सकते हैं। इस सिंबॉलिक फंक्शन का आगे जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें इस तरीके का जो ये सिंबॉलिक फंक्शन है वो हमारे बहुत काम आएगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस को आप अच्छे से समझ लेंगे। इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई बराबर एक्स के टाइप का है, ठीक है, इसका हम लोग जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए थ्योरम हमने देख रखा है कि सी एफ प्लस पी आई को वाई के बराबर कर देंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो पी आई निकालना हर बार इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये जो कैपिटल एक्स दिया गया है, जो कि एक्स का कोई फंक्शन है, तो अगर ये इन 5 में से किसी एक फॉर्म में हो, जिनको हम स्पेशल फॉर्म्स बोल रहे हैं, कैपिटल एक्स जो है वो इन 5 में से किसी भी फॉर्मेट में हो, तब हम इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले फॉर्मेट से, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट के लिए हमको कुछ और बातें चाहिए होंगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हमारे लिए आगे चल के बहुत यूज़फुल प्रूव होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर x कोई x का फंक्शन हो तो 1/d माइनस एल्फ़ा जब इस x पे ऑपरेट किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, e पावर एल्फ़ा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर माइनस एल्फ़ा x dx। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, लेट 1/d माइनस एल्फ़ा ऑफ x इक्वल्स u। तो जैसे हमने पीछे सिंबॉलिक फंक्शन के बारे में बात की थी, तो उसके आधार पे अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने बताया था कि ये x का ऐसा फंक्शन है जिस पे अगर हम फिर से d माइनस एल्फ़ा ऑपरेट कर दें तो ये वापस से किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। यानी हम क्या करने वाले हैं, d माइनस एल्फ़ा को हम दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स ऑपरेट करने वाले हैं। यानी d माइनस एल्फ़ा ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, 1/d माइनस एल्फ़ा ऑफ x पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा d माइनस एल्फ़ा ऑफ u। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये परिभाषा के अनुसार क्या है, ये जैसे कि हमने बताया कि 1/d माइनस एल्फ़ा ऑफ x का ऐसा फंक्शन होगा जिस पे अगर वापस से हम d माइनस एल्फ़ा से ऑपरेट कर दे तो ये x के बराबर आ जाए। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x के बराबर आ जाएगी, और राइट हैंड साइड क्या है, d माइनस एल्फ़ा ऑफ u, जिसको लिख सकते हैं du माइनस एल्फ़ा u। अब d क्या है, d है हमारा d dx, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं du बाई dx माइनस एल्फ़ा u इक्वल्स कैपिटल x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है, du बाई dx, चूँकि यहाँ पे u है तो हम u ही ले रहे हैं, तो du बाई dx प्लस पी u इक्वल्स q, जहाँ पे p और q जो हैं वो या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या तो केवल x के फंक्शन होंगे। तो यहाँ कैपिटल x के बारे में ये बताया गया है कि ये केवल x का फंक्शन है, इसलिए ये लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है, चूँकि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e के पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी e के पावर इंटीग्रेशन p की जगह कितना हो जाएगा, माइनस एल्फ़ा dx, यानी e के पावर माइनस एल्फ़ा x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, u इंटू आई एफ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है वही यूज़ करें। तो u इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx, प्लस c भी होता है लेकिन हमको कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लेना है, तो इसलिए ये हो जाएगा u इंटू ई के पावर माइनस एल्फ़ा x इक्वल्स क्या हो जाएगा, इक्वल के बाद जो आएगा हम उसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q का मतलब q की जगह पे है x इंटू ई पावर माइनस एल्फ़ा x और इसके बाद dx। यानी अगर u का मान निकालना चाहें तो u का मान आ गया हमारे पास e के पावर एल्फ़ा x इंटू इंटीग्रेशन x ई पावर माइनस एल्फ़ा x dx, और u था किसके बराबर,
u हमारा इसके बराबर था। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/d माइनस अल्फ़ा ऑपरेटेड अपॉन बाई x गिव्स e पावर अल्फ़ा x इंटू इंटीग्रेशन x इंटू ई पावर माइनस अल्फ़ा x dx। ये हमारा थ्योरम है या कह लीजिए कि फार्मूला है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, यानी ये किस फॉर्मेट में है, फंक्शन ऑफ d ऑफ y इक्वल्स x। ठीक है, हम जानते हैं कि इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए हमने बताया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो होमोजीनियस पार्ट होगा केवल उसका सोल्यूशन निकालेंगे, यानी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ वाई जो कि बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, होमोजीनियस पहले इसको मान के चलना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें जो कि आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, जिससे हमें मिल जाएगा डी बराबर प्लस माइनस आई ए। अब जब डी बराबर प्लस माइनस आई ए आ गया तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के टाइप का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा मिलेगा वो c1 कॉस ए एक्स और प्लस c2 साइन ए एक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की परिभाषा होती है, यहाँ हम नोट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें बराबर 0 दिया गया होता तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सोल्यूशन हो जाता, लेकिन बराबर 0 न दे करके x दिया गया है, x का कोई फंक्शन दिया गया है, तो इसके सोल्यूशन में अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आएगा। तो आपको परिभाषा लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे डिफाइंड होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d ऑपरेटेड अपॉन बाई x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की परिभाषा है जिसको आपको बार बार यूज़ करना होगा। ठीक है, कैपिटल एक्स क्या है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्स का फंक्शन है वही कैपिटल एक्स है। तो इस परिभाषा के आधार पे अगर हम पी आई निकालें पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी की जगह कितना है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह पे कितना है, कॉट ए एक्स। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे बराबर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स। ठीक है, क्योंकि इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी डी स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, तो आई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस पूरे चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हम 1 अपॉन 2i से ऊपर नीचे गुणा भाग करें 2ia से, ठीक है, यानी 2ia से भाग दे दिया, 2ia से गुणा कर दो, तो 2ia अपॉन डी माइनस आई इंटू डी प्लस आई ए, डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, हमने यहाँ पे 2ia से ही गुणा भाग क्यों किया है ये आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। इसको लिखिए 1/2ia। अब यहाँ पे देखिए, अगर d प्लस आई ए में से d माइनस आई ए घटा देंगे तो यही 2ia आएगा, यानी 2ia को हम लिख सकते हैं d प्लस आई ए माइनस डी माइनस आई ए अपॉन डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे 1/2ia। अब इस पूरे चीज़ को क्या लिख सकते हैं, डी प्लस आई ए बटे इतना माइनस डी माइनस आई ए बटे इतना, यानी कितना आ जाएगा ये 1/डी माइनस आई ए और माइनस 1/डी प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2ia इंटू 1/डी माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स और माइनस 1/2ia इंटू 1/डी प्लस आई ए
ऑफ कॉट ए एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ के बाद से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का हमारे पास एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर ये रिज़ल्ट हमारे पास पता चल जाए तो इसमें आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, या अगर पहले से हमको ये रिज़ल्ट पता चल जाए तो उसमें आई की जगह माइनस आई रख देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बस इतने की वैल्यू निकालने वाले हैं, 1/d माइनस आई ए इंटू कॉट ए एक्स की। ठीक है, तो 1/d माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स, हम केवल इतनी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्मेट में दिख रहा है 1/d माइनस एल्फ़ा ऑफ एक्स, जो कि अभी हमने बताया ये किसके बराबर होगा, ई पावर एल्फ़ा एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स ई पावर माइनस एल्फ़ा एक्स डी एक्स। तो इस फार्मूले की मदद से इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर आई ए एक्स इंटू कैपिटल एक्स का मतलब कॉट ए एक्स। तो कॉट ए एक्स को हम लिख दे रहे हैं कॉस ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स इंटू यहाँ पे कितना है, ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, यानी कि ई पावर माइनस आई ए एक्स और डी एक्स। हमारे पास है 1/d माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स, जो हमने पीछे फार्मूला बताया था उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ई पावर आई ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स इंटू ई पावर माइनस आई ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हम आइलर्स थ्योरम से जानते हैं, आइलर्स थ्योरम से हमें पता है कि अगर कहीं पे भी ई पावर आई थीटा दिखता है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि ई पावर माइनस आई थीटा अगर कहीं पे है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अगर इस आइलर्स थ्योरम का ये जो दूसरा वर्जन है, अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं ई पावर आई ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स है तो कॉट ए एक्स को लिखिए कॉस ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स इंटू ई पावर माइनस आई थीटा वाला फार्मूला, यानी ये दूसरा वाला लगाइए तो इसको लिखेंगे कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स और डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई पावर आई ए एक्स इंटू इसका मल्टीप्लाई करें तो कॉस स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स। ठीक है, और माइनस साइन ए एक्स से साइन ए एक्स कट जाएगा, आई कॉस ए एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब इस चीज़ को लिख सकते हैं ई पावर आई ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 बाई साइन ए एक्स यानी कि कोसेक ए एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा यानी साइन थीटा यानी साइन ए एक्स और माइनस आई कॉस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा ई पावर आई ए एक्स। अब हमें पता है कि कोसेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग टेन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए लॉग टेन ए एक्स बाई 2, फिर इसके बाद माइनस साइन ए एक्स का कितना हो जाएगा प्लस कॉस, यहाँ 1 बाई ए आ जाएगा तो कॉस ए एक्स अपॉन ए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, आई कॉस ए एक्स का हो जाएगा माइनस आई बाई ए कॉस थीटा का साइन थीटा यानी कि साइन ए एक्स। इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं बराबर ई के पावर आई ए एक्स इंटू 1/a ln टेन ए एक्स बाई 2 ln टेन ए एक्स बाई 2 प्लस, अगर यहाँ से 1 बाई ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं 1/a कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। यानी इसको एक स्टेप और आगे जाएं तो इसको लिख सकते हैं ई पावर आई ए एक्स इंटू 1/a लॉग टेन ए एक्स बाई 2 और प्लस 1/a
और कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, यानी ई पावर माइनस आई थीटा, यानी ई पावर माइनस आई ए एक्स। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, 1/d माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स, कॉट ए एक्स। तो अगर 1/d प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में आई को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस आई से। तो अब हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमने पीछे निकाल रखा था, तो वो कितना निकाला था हमने, ये था हमारे पास 1/2ia इंटू 1/d माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स था, माइनस था 1/2ia इंटू 1/d प्लस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स था। तो 1/d माइनस आई ए ऑफ कॉट ए एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है, तो उसके बेसिस पे देखें तो ये हो जाएगा 1/2ia इंटू ई पावर आई ए एक्स इंटू 1/a लॉग 10 ax/2 प्लस 1/a ई पावर माइनस आई ए एक्स। अब इसी एक्सप्रेशन में आई को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब इसे में माइनस 1/2ia इंटू ई पावर माइनस आई ए एक्स इंटू ये हो जाएगा 1/a लॉग 10 ax/2 और प्लस 1/a ई पावर आई ए एक्स। तो पी आई की वैल्यू हमारे पास इतनी आई। इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2ia इंटू ई पावर आई ए एक्स इंटू 1/a लॉग 10 ax/2 और इसमें इसका गुणा करें तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस 1/2ia², क्योंकि ई पावर आई ए एक्स में ई पावर माइनस आई ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ई पावर 0 यानी कि 1। तो ये ऊपर वाली चीज़ आ गई और नीचे वाली माइनस 1/2ia इंटू ई पावर माइनस आई ए एक्स इंटू 1/a ln 10 ax/2 और माइनस 1/2ia², क्योंकि यहाँ ई पावर माइनस आई एक्स से ई पावर आई ए एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ई पावर 0 यानी कि 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/2a² इंटू लॉग 10 ax/2। इतना चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, क्या 1/2a² इंटू लॉग 10 ax/2। तो बचेगा क्या यहाँ पे, इधर बचेगा ई पावर आई ए एक्स अपॉन 2i और यहाँ बचेगा ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2i, यानी कि माइनस ई पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2i। अब हमें पता है कि ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा अपॉन 2i को लिखते हैं साइन थीटा। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 1/2a² इंटू ये पूरा हो जाएगा साइन ए एक्स इंटू लॉग 10 ax/2। तो ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब जो हमारे पास जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था d² प्लस a² ऑफ y इक्वल्स कॉट ए एक्स, तो हमने बोला था कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो दो पार्ट में होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब पहले राइट हैंड साइड को जीरो करते हैं, होमोजीनियस बना के सॉल्व करते हैं, तो जो सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ध्यान देना है जितने भी कांस्टेंट होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितना भी ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन जो कि y = CA + PI फार्मूला है, तो
हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था, वो आया था C1 cos AX प्लस C2 sin AX और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है हमारे पास, प्लस 1/2a² इंटू साइन AX और इंटू log tan AX/2। यही हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये अभी जो हमने एक फार्मूला आपको बताया ये उसके बेसिस पे है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने वीडियो में आगे के भी जो स्पेशल केसेस हैं उनको कवर करते जाएंगे।